कोई फोन लेके आएगा तो, है ना, कोई फोन लेके स्कूल में आएगा तो मैं उसको फोटो भेज दोगी तो। तो बच्चे लाते हैं फोन, हाँ सबमिट भी करते हैं। हाँ हाँ, पूरे इतने देर तक रहते हैं ना। ये डालो उधर चार्जिंग में, ये हटेगा। मेरा है वो। लाओ, ऐसे नहीं हटता, इधर लाओ, पहले ये चार्जिंग में डालो। हेलो, आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। हेलो। बहुत कम आ रहा है। अब ठीक है? अभी भी थोड़ा कम ही आ रहा है, एक सेकेंड। तुम्हारे यहाँ देखो कम होगा फिर। हाँ आ रहा है। ओके, चलो अभी जो है हम लोग चालू करेंगे। इधर जो है। डैडी पता है मैंने दो चोटी बनाया है, ये देखिए इधर भी है। चलो अभी पढ़ाई करेंगे, बाद में बात करेंगे। और तो एक रेड पेन दे दो। हाँ, एक रेड पेन जल्दी दो। रेड। हाँ, देखो बेटा, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा क्या क्या पोर्शन है। वो नहीं चलता, आई डोंट थिंक चलता है। हाँ, इधर देखो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसमें जो है पहला जो है CRT एक्सपेरिमेंट हो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। साइज ठीक है ना? वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है? थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। और इंक्रीज करना है? हाँ अब ठीक है? ठीक है। हाँ। ओके। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तुम देखोगी तो इसमें क्या है, एक तुम्हारा ट्यूब होता है। ये डायग्राम बनाना है क्या? नहीं नहीं, समझो पहले। ये तुम्हारा एक ट्यूब हो गया। ये ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, वेरी लो प्रेशर, है ना, वेरी वेरी लो प्रेशर। और प्रेशर प्रेशर जो है लगभग मानकर चलो कि 10⁻⁻⁴ mm के बराबर होता है। बहुत कम प्रेशर रहेगा। प्रेशर पहला है, कम हम क्यों रखते हैं? प्रेशर कम रखने का रीजन ये है कि जो इसमें गैसेस हैं रहेंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। जब प्रेशर कम रखेंगे तो गैसेस पूरी तरीके से मतलब फैले हुए बहुत दूर दूर रहेंगे। समझ में आ गया? क्यों दूर दूर रहते हैं? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन आ करके ये पूरे हाई स्पीड से आएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? इस कैथोड ट्यूब से। जो कैथोड पार्ट लगा है ना, कैथोड किसको बोलते हैं? जो तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर, जो जनरेटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, उसको कैथोड बोलते हैं। और यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के बीम निकलने चालू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब हाई स्पीड में आकर के टकराएगा किसी गैस से, तो गैस को भी आयोनाइज कर देगा। अब मान लो कि बहुत सारे गैसेज हैं रास्ते में, तो क्या होगा, मोमेंटम उसका, अगर स्पीड से टकराया तो उसका जो है स्पीड कम हो जाएगा। टक्कर होने के बाद में तो नेचुरली स्पीड उसका कम हो जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे कोई गैस मिल गया। अब इससे टकराने के बाद में फिर क्या होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहीं और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसीलिए कम से कम इसके रास्ते में रुकावट आए, मतलब ये है स्पीड पे ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है। अब हाँ। देखो, अब इस गैस से टकराया, जिस भी गैस से टकराएगा तो क्या करेगा,
उसको आयोनाइज कर देगा, हम्म उसको आयोनाइज कर देगा। मान लो हमने गैस जो लिया है, गैस आयोनाइज होने के बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसका भी एक निकलेगा, और ये जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि कैथोड से निकला है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलते हैं। हम्म इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे आयोनाइज बोलेंगे। हुआ हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज की वजह से, हाँ। आयोनाइज नहीं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना तुम्हारे चालू हो जाते हैं। उसके ठीक। बाद में क्या होगा, ये एनोड मतलब पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, एनोड से निकला है और जाएगा, सॉरी कैथोड से निकला है और जाएगा एनोड के पास में। ठीक है, हाँ। ओके। बाकी ये वैक्यूम पंप इसके लिए होता है ताकि वो वैक्यूम क्रिएट, वैक्यूम मतलब प्रेशर को कम से कम कर देना है। और उसके बाद में जो तुम्हारा ग्रीन ग्लो वगैरह होता है, ताकि अगर इलेक्ट्रॉन आकर के टकराए तो उसमें वो ग्लो करेगा। हम्म कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला उसको हम कैथोड रे बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या हो गया, जो कैथोड मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकला हम क्या बोलते इसको हैं, लिखो। इलेक्ट्रॉन। बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मेटल वाला इलेक्ट्रॉन तो हमने एम कर दिया। जो यहाँ पे कैथोड था ना, ये एक मेटल है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मेटल वाला। और जो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर में गैस वाला, तो हमने बोल दिया उसको गैस वाला इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों को कंबाइंड होकर के हमने क्या बोला, कैथोड रे बोला। और जो जो तुम्हारा गैस आयोनाइज हो गया, वो गैस आयन बन गया। अब पिक्चर बनाना है इसका, तो एक छोटा सा ऐसा ट्यूब बना लो, एनोड कैथोड बना लो, और ये मैं वेरी नीचे लो वाला ही प्रेशर, लिख लेती हूँ। नहीं लिख लो, बट ये पिक्चर बनाओगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा। वेरी लो प्रेशर क्यों करते हैं, इसमें एग्जाम में भी आ जाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि बीच में रास्ते में रुकावट ना हो, मतलब उसका मोमेंटम जो है, उसका स्पीड जो है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा गैस रहेंगे तो क्या होगा, बीच रास्ते में उसके स्पीड को खत्म कर देगा। जो हाई वोल्टेज, उसका कितना हाई वोल्टेज होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10,000। 10,000 मतलब 10 का पावर 4। और उधर में प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 का पावर -4 mmHg। दोनों मतलब 10 का पावर 4 और एक -4 है, उस तरीके से रख लो। हो गया। नहीं, 10⁻⁻⁴ लिखना है। हाँ, 10 का पावर माइन अप्रोक्सीमेटली, उसका रेंज, बहुत कम प्रेशर हमको रखना है। प्रेशर कम रखने का रीजन भी मैं तुमको बता दिया, क्यों प्रेशर कम रखते हैं। हम ज्यादा प्रेशर करेंगे तो क्या होंगे, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल अगल बगल में वो रहेंगे। कम प्रेशर है तो सारे दूर दूर बिखरे हुए रहेंगे। आगे चले। एक सेकेंड। ठीक है, आगे कीजिए। हाँ, ये वाला तुम बना लो। जो कैथोड मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकला, हम उसको इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए एम हमने बोल दिया, हम माइनस। और ये किससे टकराया, ये तुम्हारा गैस एटम से टकराया। तो टकराया तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया। तो जो निकला इलेक्ट्रॉन मेटल वाला और इलेक्ट्रॉन गैस वाला, दैट इज कैथोड रे। प्लस ये गैस जब निगेटिव हो गया तो गैस आयन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे तुम इसको पॉजिटिव कर लो। नीचे चले। हाँ। अब इससे देखो एक चीज का क्या है कि कैथोड रे
कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो क्या होता है, जब कैथोड रे चला और बीच में कोई मेटल का क्रॉस तुमने रखा, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि सेम इसका पीछे की तरफ में शैडो बन रहा है। उससे कंक्लूजन क्या हो गया, जब शैडो बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तभी वो पॉसिबल है। क्यों? तो जब स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो क्या होगा, तुम्हारा शैडो वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा ना। जब हम अपना इमेज देखते हैं तो हमारा कैसा वो रहता है, या कोई भी शैडो कब बनता है, कोई भी तुम सनलाइट के सामने में रखोगी तभी तो आकर करके नीचे बनता है। इसका मतलब वो कोई स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, वो जिगजैग तरीके से थोड़ी चलेगा। आगे बस यही लिख लो, कैथोड रे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है। इसका मतलब ये है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सभी क्या है ना, ओके। कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया गया, जो कैथोड रे बनकर आगे चल रहा था, अब उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया तो जिधर प्लस है उधर की तरफ में वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सब पिक्चर बनाने का जरूरत नहीं है। पिक्चर नहीं बना रही। कैथोड रे ऊपर डिफ्लेक्ट कीजिए, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ऊपर ओके। कीजिए। ठीक है। When a strike of metal of high atomic mass, they produce X-ray. Metal can be tungsten, copper or molybdenum. तो ये सारा थियोरी ही है चैप्टर। नहीं नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल बहुत सारा है। एटॉमिक मास जो When a प्रोड्यूस, strike of metal of high atomic mass, they produce X-rays. मतलब जब इलेक्ट्रॉन जाके ज्यादा हाई एटॉमिक मास से गैस टकराएगा तो उससे एक्सरे टकराएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्सरे क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, तो उससे तुम्हारा एक्सरे निकालेगा। नहीं, जैसे जो कैथोड का मेटल है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर गैस के एटम से जाके जो हाई है उसका एटॉमिक मास उससे टकराएगा तब एक्सरे निकलेगा। मतलब हाई, वो तुम्हारा जो मेटल है ना वो मेटल होना चाहिए, वो गैस तुम्हारा मेटल नहीं है ना। जब मेटल से टकराएगा तब जा करके वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। कैन रोटेट द माइका पैडल व्हील प्रोड्यूस्ड इन देयर पाथ। कैन तो ये रोटेट। तुम्हारा, इससे क्या हो गया कि तुम्हारा एक्सिस कैथोड रे के बारे में ये पता चल गया कि ये पार्टिकल, ये मेड अप ऑफ द पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल जिसमें मास रहेगा तभी तो जाकर के टकराएगा। मोमेंटम क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल में मास है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा तो उस उसमें भी मोमेंटम लाएगा। तो जैसे तुम्हारा पैडल व्हील था, बहुत हल्का पैडल व्हील था, वो कुछ भी उसमें घूम फिर नहीं रहा था, लेकिन कैथोड रे जाते ही वो क्या हो गया, घूमने लगा। घूमने लगा इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उसको घुमा, मतलब उस पर फोर्स लगा के घुमा रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो कैथोड रे है दैट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, और वो पार्टिकल है तो उसमें मास भी है। ठीक है। फिर लिखा कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है, जब कैथोड रे है, ये सब तो तुम पढ़ चुकी हो कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है,
तो वो डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो उसको लिख लो, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। हो गया? ठीक है। ओके, अब कंक्लूजन में हम लोग थोड़ा इसमें आते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। स्पेसिफिक चार्ज कभी भी कोई बोलता है तो इसका मतलब होता है चार्ज बाय मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 निगेटिव होता है ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू नोट कर लो, -1.76 इंटू 10⁻11 यूनिट कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हारा यूनिवर्सल है, चाहे गैस से निकले, चाहे मेटल से निकले, चाहे किसी से भी निकले, तो उसका चार्ज उतना ही रहेगा और मास भी उतना ही रहेगा। तो इवन दो यू चेंज द गैस और एनीथिंग, E by m remains same. It is not going to change. Specific charge of cathode ray remains constant and universal. It वो will तो not अंडरस्टूड है ना change. बेटा, वो तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकालो। कैथोड रे का चेंज होगा। कैथोड रे क्या है तुम्हारा? कैथोड रे ऑल, कैथोड रे किसको इलेक्ट्रॉन हम ऑफ बोलते हैं? मास, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस। अगर गैस चेंज होगा तो फिर वो भी चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन, जो गैस से निकला इलेक्ट्रॉन, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है गैस से निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला हुआ है। तो तुम इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकालो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। बेटा तुम कुछ भी रहने दो, दो नहीं 2 लाख भी रहने दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई इलेक्ट्रॉन का मास। तुम एक बार निकालो, देखो, ओह। एक बार इलेक्ट्रॉन, तुम मेटल वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के उसका मास, चार्ज बाई मास निकालो, और गैस वाले का भी एक बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास निकालो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो सेम ही रहेगा। ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास, चार्ज एंड मास रेशियो जो है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, ये सब तुम पढ़ चुकी होगी ऑलरेडी पहले से। कैथोड रेस का जो प्रॉपर्टीज है, पाथ ऑफ ट्रैवलिंग इज स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होने से क्या है कि वो शैडो प्रोड्यूस करता है। कैथोड रे, हाई वेलोसिटी लिखी हो क्या कहीं पे? नहीं। इसको नोट कर लो, कैथोड रेस विल हैव हाई वेलोसिटीज। कैथोड रेस, अच्छा हाई वेलोसिटी मतलब कितना होता है? कैथोड रेस किस वेलोसिटी से वो मूव करता है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸। Cathode rays produce mechanical effects if a small paddle wheel is placed between the, ये ऑलरेडी तुम लिख चुकी हो। When electric and magnetic fields are applied to the cathode rays in the discharge tube, the rays are deflected tubes, thus establishing that they consist of charged particles. They produce a green glow when strike the glass wall beyond the anode. Light is emitted when the zinc sulfate screen. पीछे में जो है तुम देखी होगी वो ग्रीन कलर का, इधर में, ये ना, ये जिंक सल्फेट का स्क्रीन है।
अगर आकर के इलेक्ट्रॉन इसे टकराएगा तो क्या होगा, ग्रीन ग्लो तुम्हारा दिखेगा, ग्रीन कलर का ग्लो आएगा। They produce a green glow when strike the glass wall beyond the anode. एनोड के जो पीछे में है, light is emitted when they strike the zinc sulfide screen. ठीक है, नीचे कीजिए, मैंने पढ़ लिया। Okay. स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ये तुम याद करे ना, 1.76, कैलकुलेट ना करना पड़े, 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। माइनस माइनस, ये देखो क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू वेरी द लो गैस इन प्रेशर कैथोड। एंड हाई वोल्टेज। हाँ, why low pressure of gas is used in cathode So ray, that already it doesn't stop the flow of electron. हाँ, does not affect its momentum or speed. Electron in a cathode ray has been emitted with a velocity. This the number of following statements which are correct. हम्म, ये तुम आगे पढ़ोगे ना, डी ब्रोगली वाला, द आगे पढ़ लो ऑप्शन बी वाला, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज हो जाएगा, तुम किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालो। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड थ्रू द नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये उसका नेचर पे कैसे, गैस के नेचर, गैस के ऊपर में कैसे वो डिपेंड करेगा, वो भी गलत है। ठीक है, नीचे कीजिए। ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ चुकी हो तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना। ठीक है, याद नहीं है? मतलब हाँ, उतने अच्छे से याद नहीं। देखो इसमें क्या होता है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ये एक हम लोग बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, और जो ऑयल का कंटेनर है ऊपर में, सबसे ऊपर में देखो ये जो पार्ट है, ये वाला, इसमें ऑयल, और यहाँ पे एटोमाइजर लगाया गया है। ये एटोमाइजर क्या करता है, जैसे तुम स्प्रे देखी हो ना, सैनिटाइजर के लिए स्प्रे या परफ्यूम के लिए जो स्प्रे होता है, दैट इज कॉल्ड एटोमाइजर। एटोमाइजर मतलब वो एक ड्रॉप लिक्विड को वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल में, मतलब छोटे छोटे उसमें वो स्कैटर कर देगा, मतलब एटम के टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसको हम एटोमाइजर बोलते हैं। वो जैसे ही स्कैटर होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारा ये प्लेट लगा हुआ है, ये वाला, और ये एक प्लेट लगा है, इसको बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये हो गया पॉजिटिव, और इसको निगेटिव से तो ये निगेटिव। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे हाँ। देखो एक छोटा सा होल कर दिया गया है, एकदम छोटा सा होल, तो क्या होगा, जो एटोमाइज होकर के वो गिर रहा है यहाँ पे, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये क्या है, वो नीचे की तरफ आएगा। हाँ। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन गन तुम्हारा लगा हुआ है, जो क्या करेगा, यहाँ पे हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन आएगा और क्या करेगा, गैस को आयोनाइज कर देगा। हम्म। मतलब इस ड्रॉप के साथ में टकराएगा तो इस ऑयल ड्रॉप को आयोनाइज कर देगा। ठीक है, हाँ या ना? हाँ। ओके, अब इसमें क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे ये हवा में ही लटका रहेगा। इसके पीछे रीजन ये है, ये इसका मास mg होगा, और ऊपर की तरफ में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड q e हो जाएगा।
जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं वो वेरिएबल है। हम अगर मान लो कि ये नीचे आने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटा देंगे। हम ऐसा सेट करेंगे ताकि ये दोनों जो है बराबर हो जाए और वो हवा में लटका रहे। क्लियर है? ओके। atomizer converts oil into very tiny droplets, very tiny droplets में convert कर देगा। drop of oil falls from the tiny holes done on the positive plate. Beam of electrons or X-ray ionize the air present inside the chamber and release electrons are absorbed by oil drops. ये जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आयोनाइज किसको करता है, जो एयर प्रेजेंट है, वो मेरा मिस्टेक था, जो एयर इसके अंदर में प्रेजेंट है उसको आयोनाइज कर देता है, गैस को आयोनाइज कर दिया। और उस जैसे ही गैस को आयोनाइज किया मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और बाकी गैस पॉजिटिव आयन हो गया। तो इस ऑयल के ऊपर में इलेक्ट्रॉन आकर के अटैच हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अटैच हो गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया तो ऊपर में तुम्हारा क्या है, ये पूरा पॉजिटिव प्लेट है, इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। Potential difference is applied such that the net force acting on the oil drop becomes zero. हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे ताकि, या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ताकि उस पे नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स मतलब एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ और उसका वेट नीचे की तरफ, और दोनों बैलेंस हो जाए। अभी ये क्लियर हो गया? हाँ। मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए था? चार्ज बाई मास के लिए। ऊपर कीजिए। हो गया? हाँ। अब देखो यहाँ पे ऐसा एक पिक्चर बना लो, इसके ऊपर में यहाँ पे ऐसा नेगेटिव चार्ज दिखा दो, ऊपर में ऐसा प्लस प्लेट दिखा दो और नीचे में माइनस प्लेट। तो क्या होगा, वेट की वजह से, मास वजह से इसका वेट नीचे आएगा mg, और चूंकि ये निगेटिवली चार्ज हो गया तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो mg इक्वल्स टू क्यू ई, तो q इक्वल्स टू mg बाई ई। नेक्स्ट। m यहाँ पे किसका मास है? इलेक्ट्रॉन।
नहीं, मास ये ऑयल को बैलेंस कर रहा है ना। ऑयल ड्रॉप हाँ, सॉरी। ऑयल ड्रॉप। ये एक क्वेश्चन है, देखो। चेंज क्या लिखा है, चेंज चेंज ऑन ऑयल ड्रॉप चार्ज was found to be, हाँ, ऑन ऑयल ड्रॉप वाज फाउंड टू बी। net charge on oil drop was found to be 9 into 10 raised to power minus 18 unit, 6 into 10 raised to minus 18 unit, 15 into 10 raised to minus 18 unit, 3 into 10 raised to the power minus 18 unit, 4.5 itna unit. Then the charge of E will be how much? डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैसे हो सकता है ऑयल ड्रॉप का? चार्ज जो रहेगा बेटा, जो भी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो छोटा चार्ज होता है, सबसे जो छोटा चार्ज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। हमको ये ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मिला फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन मिला, ऐसा नहीं, कभी भी ये नहीं होता है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मिलते जाते हैं, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। अब यहां से तुमने एक्सपेरिमेंट निकाला, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तो तुमने ये क्या देखा, तुमने ये देखा कि जो चार्ज का वैल्यू है, एक का वैल्यू मतलब जो तुमने कैलकुलेट करके निकाला, तो एक का वैल्यू 9 है, फिर 6 है। तो देखो कौन सा जो सबसे छोटा है उसका मल्टीपल होते जा रहा है। समझ में आया? क्या चीज ऐसा है कि उसके मल्टीपल में ये सारे आए? अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे छोटा तो 3 दिख रहा 1.5, है। 1.5। हाँ, सबसे छोटा 3 दिख रहा है, बट 3 का मल्टीपल क्या 4.5 होता है? नहीं। तो 4.5 मल्टीपल नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट 3 से छोटा क्या हो जाएगा, उसका आधा करो, 1.5 करेंगे, तो 1.5 का मल्टीपल है, हाँ है। तो 1.5 का मल्टीपल क्या सबको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सबको हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम्हारा इस ऑप्शन के हिसाब से 3 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 1.6 होगा नहीं होगा, तो 1.5 तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चले। हाँ, लेकिन एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस हाँ, 19। वो एक्चुअल चार्ज होता है, ये जस्ट तुमको तुम्हारा दिमाग लगाने के लिए बोला है कि तुम सोचो और सोच करके बताओ कि अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आए, तो चार्ज नहीं कोई और भी उसका नाम दे दो, तो कौन सा पॉसिबल है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव रेज जो है, हम इसको क्या बोलते हैं, कैनाल रे भी बोलते हैं। अब देखो इसके बारे में पहले समझो बेटा। यहाँ पे तुम्हारा एनोड हो गया, और ये कैथोड हो गया, राइट। अब क्या होता है, जो तुम्हारे यहां से चार्ज निकले इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है गैस को आयोनाइज किया, राइट। गैस को जो आयोनाइज किया, तो वो तुम्हारे पॉजिटिव हो गए, और सभी हाई स्पीड में, जो तो इलेक्ट्रॉन है हाई स्पीड में है, और इसमें जो है वोल्टेज जो लगा है हाई वोल्टेज है। उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो तुम्हारे पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेज हैं वो क्या होंगे, वो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव किधर में है, ये तुम्हारा एनोड है, सॉरी एनोड, ये कैथोड के पास में, यहाँ पे इस एरिया के पास में वो लोग अट्रैक्ट होगा, ये आना चालू हुआ इधर, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे इधर की तरफ आएंगे। तो जो आएंगे ये परफोरेटेड शीट है, देखो ये छोटे छोटे होल्स लगे हुए हैं, तो इस होल्स से पार करते हैं। तो होल ऐसा है जैसे तुम कैनाल देखी हो ना, इट इज लुकिंग लाइक अ कैनाल, तो इसीलिए इस रे को हम लोग पॉजिटिव रे या कैनाल रे भी बोलते हैं।
हम्म। सेम उसी तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे। जो कैथोड से तुमने देखा कि कैथोड मेटल हो गया, उससे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकले थे, और इलेक्ट्रॉन जो है गैस के साथ में टकराया और गैस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो कंबाइंड ये हो गया था कैथोड रे। और जो गैस का पॉजिटिव आयन था, दिस इज कॉल्ड तुम्हारा कैनाल रे या पॉजिटिव रे। तो गैस आयन को कैनल रे बोलेंगे। हाँ, गैस आयन, बट प्रोटॉन यहाँ पे थोड़ी आएगा। जो तुम्हारा कोई भी जो होता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो तो नीचे लिखा पॉजिटिव, है इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस कैनल रे। ये कैथोड रे बेटा, सीआर मतलब कोड रे। ओ। और गैस का आयन जो पॉजिटिव पॉजिटिव आयन को हम बोलेंगे कैनाल। ये तो दोनों निगेटिव हैं। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अंदर में कौन कौन से वाले प्रेजेंट हैं? एक तुम्हारा मेटल से निकला, और दूसरा जो गैस को आयोनाइज किया। तो गैस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए अलग अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसमें पहले इलेक्ट एनोड से सेम इलेक्ट्रॉन जो जाए। पुराना, जो तुम्हारा पुराना एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखो। और उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग आते हैं ताकि ज्यादा क्लियर। ठीक है, देखो यहां से तुम्हारा कैथोड से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ। और इसको एनोड को अब क्या कर दिया, एनोड को यहाँ पे ऐसा परफोरेटेड कर दिया, बीच हम्म। में छोटे छोटे होल कर दिए। ठीक है। नहीं नहीं, होल इधर नहीं किया है, होल इधर नहीं किया है, इस कैथोड में होल कर दिया है यहाँ पे। तभी तो जो पॉजिटिव गैस के आयन होंगे वो इधर आएंगे। अभी इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ गया, ऐसे छोटे छोटे होल कर दिए। जो इलेक्ट्रॉन थे ये मेटल के द्वारा, वो किधर जाएगा, प्लस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो गैस के द्वारा था वो भी इधर जाएगा। और हम्म। गैस जो आयोनाइज हुआ था, हम्म। ये गैस ऐसे जो जो आयोनाइज हुए थे गैस, वो वो नेगेटिव किधर, साइड जाएंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये क्या होंगे, ये इधर की तरफ जाएगा। और जाएगा तो कैसे जाएगा, कोई ना कोई होल के थ्रू पार करेगा, है ना। हम्म। अब इस होल के थ्रू पार कर लिया, मान लो इसके थ्रू पार कर गया, इसके थ्रू पार कर गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कैनाल टाइप में दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल रे ओ। या पॉजिटिव रे। तो इसमें भी, इस एक्सपेरिमेंट में भी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तो वो मेटल का वो पॉजिटिव तो बन ही रहा था, लेकिन वो जाके डायरेक्टली उसमें हिट हो जा रहा था ना। हाँ, डायरेक्टली हिट हो जा रहा था। अभी हम उसको डिफ्लेक्ट कराने के लिए थोड़ा होल कर करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जा करके कैनाल रे या पॉजिटिव रे का खोज हुआ। समझ में आ गया? हाँ। नोट कर लो ये कैनाल रे के बारे में। ड्राइंग। ड्राइंग तो सेम है, उसको तुम वहां पे छोटा सा ड्राइंग इस टाइप से ही सेम बना करके उसमें परफोरेशन दिखा दो, और दिखा दो कि कैथोड रे है वो, सॉरी कैनाल रे या पॉजिटिव रे। नीचे चले अब। रुकिए।
इस पे ज्यादा टाइम मत बिताओ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हो तुम्हारे गया हो गया। तुम्हारे समझने के लिए, बस वो बता दे। हाँ, देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन इन 1886. He repeated the same discharge tube experiment by using perforated cathode. समझ में आया? ये पॉइंट मैंने बोला ना, इस एक्सपेरिमेंट को बाद में किया गया विथ परफोरेटेड कैथोड. It was observed that when a high potential difference was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced, but also a new type of ray. क्योंकि साइंटिस्ट को उस समय जब वो लोग कैथोड रेज ढूंढे, तब बाकी उनका टारगेट था वही कैथोड रे ढूंढने के लिए, मतलब वो नेगेटिव चार्ज के बारे में और उसका बिहेवियर के बारे में जानने के लिए कि सीधा चल रहा है कि क्या चल रहा है, वो पार्टिकल है कि क्या है, फिर उसका स्पीड बहुत ज्यादा है कि कम है, वो स्ट्राइक कर करके क्या ग्लो रेड ग्रीन ग्लो पैदा कर रहा है कि नहीं. तो पूरा का पूरा ध्यान था वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर में. बाद में फर्दर वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तब पता चला कि एक नया टाइप का भी रे है, उसको पॉजिटिव रे. पॉजिटिव क्यों बोला गया? क्योंकि वो निगेटिव जो एनोड कैथोड है उसके तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा, उसके तरफ चला गया, और जाकर के परफोरेटेड वो कैनाल की तरह था तो उसको कैनाल रे बोला. और जो आया इधर में जो टकराया उससे रेड ग्लो पैदा किया. क्या था इधर में? But also a new type of ray were produced simultaneously from anode moving towards cathode and passed through the holes or canal of the cathode. These ray were क्या है, और ये टर्म होना चाहिए, टर्म्ड एज कैनाल रे और एनोड रे, या उसको एनोड रे भी बोलते हैं. ठीक है, उसको एनोड रे से भी लिख सकती हो. आगे बढ़े. हाँ। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे आर एज फॉलो. द E by M ratio of these rays is smaller than that of electron. मतलब इसका E by M चार्ज बाय मास रेशियो क्या था? वो छोटा था इलेक्ट्रॉन के द्वारा. क्यों छोटा था? क्योंकि मास जो है नेचुरली वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे छोटा होता है. Unlike cathode rays, their E by M value is dependent upon the nature of the gas. क्यों यहाँ पे nature of the gas? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था किसी भी टाइप के गैस से निकालो वो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक गैस डालो उसका मॉलिक्यूलर मास अलग रहेगा, दूसरा गैस डालो उसका मॉलिक्यूलर मास अलग रहेगा. तो E by M जो मास रहेगा, मास तो वेरी करेगा गैस टू गैस. पढ़ो फिर से अब. Unlike a cathode rays, their E by M value is dependent upon the nature of the gas taken in the tube. For different gases used in the discharge tube, the charge to mass ratio of the positive particle constituting the positive ray is different. है ना? तो इसमें इतना सारा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस यही लिख दो कि Is E by dependent M on is, nature of gas. हाँ, dependent on the nature of gas and it is variable. They are capable to produce ionization in the gas. मतलब मतलब ये कैपेबल ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब उसके पास में इतना एनर्जी है कि दूसरे गैस को भी ये आयोनाइज कर सकता है. ओके. दे कैन प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है, नीचे कीजिए. क्योंकि देखो कैनाल रे है जो हम बोल रहे हैं, कभी भी रे, कैनाल रे की बारे में बात करें तो बहुत हाई स्पीड रहेगा. हाई स्पीड रहेगा तो क्या होगा? किसी के साथ टकराएगा तो उसको आयोनाइज कर सकता है. दे कैन प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑल्सो. Discovery of neutrons कैसे हुआ? Later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constraint of atoms. These particles were discovered by Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium with alpha particle. When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the proton were emitted, he named
रेज पार्टिकल एज अ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन के बारे में बस यही लिख लो कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, तो एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल निकला जिसका नाम न्यूट्रॉन लिखा गया। दैट वाज अल्फा डिस्कवर्ड बाय पार्टिकल बॉम्बार्डेड ऑन। थिन शीट ऑफ बेरिलियम। मुझे तो पता था कि गोल्ड था किसी में। ठीक है। वो तो गोल्ड अल्फा पार्टिकल जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, अच्छा ठीक है। रदरफोर्ड का शीट एक्सपेरिमेंट ऑफ में, बेरिलियम। हाँ, थिन थिन शीट ऑफ शीट ऑफ। बेरिलियम पे जब अल्फा का बॉम्बार्डिंग किया गया, तब जाकर के एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जिसका मास क्या था, ग्रेटर देन प्रोटॉन था। तो उसको नाम दिया, चूंकि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल था, कोई आया नहीं था, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। डिस्कवर किसने किया, चैडविक ने। कब किया, 1932 में किया। आगे बढ़े, हाँ। ये पढ़ो जरा। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, नो। रॉन्ग। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, नो। डिपेंड्स ऑन द potential difference, no. It is a यस। universal यस। constant, यस yes. डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे कहाँ पे रहेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पे क्या, लो पोटेंशियल डिफरेंस रखे तो वो कॉमन नहीं होगा। क्या अगर लो आप लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो बेटा फॉर्मल होगा। जो कैथोड रे है ना, जब निकला तुम्हारा तो क्या होता है, तुम्हारा चार्ज बाई मास को हम बोलते हैं ना स्पेसिफिक चार्ज। अगर तो आप लो पोटेंशियल देंगे तो फिर वो तुम लो हाई फॉर्मल कुछ नहीं। भी करो, तो आपने लो, ऊपर क्यों बोला था वेरी हाई वोल्टेज? वेरी हाई वोल्टेज बोलने का पर्पस ये था कि हम उसका बिहेवियर देखें कि वहां से निकल करके कहाँ जा रहा है। हाँ तो वेरी हाई वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट है। कहाँ डिपेंडेंट है, तुम्हारा चार्ज बाई मास का रेशियो है ना, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज तुम कम कर दो तो चार्ज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं। तो मास उसका घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं। पूछ रहा है, ध्यान दो, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाई मास किसका, कैथोड का। अगर वही पूछता एनोड रे या कैनल रे, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि एक गैस का मास अलग होता है, दूसरे गैस का मास अलग होता है ना। हम्म। चार्ज तो सेम रहेगा बट मास अलग अलग रहेगा। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है। डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं। आगे बढ़े, हाँ कैथोड रे के बारे में तुम पढ़ी थी ना, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज वाला एक बार दिखा देते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखो, एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल, ठीक है। कैथोड रे में मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। तुम कहीं का भी इलेक्ट्रॉन लो, किसी भी मटेरियल से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन लो, तो सेम ही रहेगा, इसलिए वो यूनिवर्सल बोला है। ओके, आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कैथोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, ट्रू है कि फॉल्स है। हेलो, फॉल्स। क्यों, कैथोड रे जो निकल रहा है तो तुम्हारे कैथोड के सरफेस मिलेगा ना। फॉल्स। ये ट्रू है बेटा, कैथोड रे कहाँ से निकलता है, कैथोड रेज आर तो इमिटेड। कैथोड रेज
sum of both electron of metal and electron of gas ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस मान लो कि नहीं है तो हम उसको कैथोड रे नहीं बोलेंगे, तो भी बोलेंगे। अब न्यू न्यू डेफिनेशन बनाते न्यू न्यू जा रहे नहीं, हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने भी चार्ज यहां से तुम्हारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या क्या निकला था, यहाँ पे आ जाओ। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कि खाली इलेक्ट्रॉन मेटल वाला हम बोलते, इसी को कैथोड रे बोलते, तो वो क्या कहलाता। और जो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन निकला है, पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये तुम्हारा, तुम पोटेंशियल अप्लाई नहीं की। इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। तुम यहाँ पोटेंशियल अप्लाई नहीं की हो, ये तुम्हारा ये हो गया, और तुम्हारे गैसेज हो गए इन बिटवीन ऐसे ऐसे। और यहाँ पे तुम्हारा एनोड हो गया, और ये तुम्हारा कनेक्टेड है किससे, नेगेटिव, और ये कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव से। जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई किए तो यहां से क्या हो गया, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ। और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो ये इधर की तरफ आना चालू होगा। अब बीच रास्ते में जो गैस मिला, इस गैस को आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज कर दिया तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पे, और ये प्लस बन गया। ये गैस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन बना, ये गैस वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। ये दोनों तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हैं। एक तुम्हारा इसके सरफेस से निकला हुआ है, दूसरा गैस से बना हुआ है। अगर मान लो कि गैस से नहीं बना होता, तो भी हम उस इलेक्ट्रॉन को, मेटल वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते, कैथोड रे ही बोलते। हम्म। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, वो भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों को हम क्या कैथोड रे किसको बोलेंगे, हम उसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। हाँ। हम ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें से, मेटल से भी निकल गया और गैस से भी निकल गया, तो दोनों तो एक ही जैसे हैं। उसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कौन सा मेटल वाला था कौन सा गैस वाला था। हम्म। दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है, दोनों का सब कुछ एक ही है। ये है। तो कैथोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, सही है। कैथोड एक और इसमें बना सकता है, कैथोड रेज आर इमिटेड आउट ऑफ फ्रॉम द गैस ऑल्सो, वो भी ट्रू है। हम्म। मेजॉरिटी कैथोड के सरफेस से, मेजॉरिटी। तुम्हारा कैथोड का सरफेस क्या है, मेटल है, उससे टकराया। बहुत गैस नहीं होना है ना, जो हम लो प्रेशर कर रहे हैं, मतलब सारे गैस को निकाल दिए, और थोड़े बहुत, मतलब बहुत कम प्रेशर है, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो उससे जो गैस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नहीं। एनोड रेज आर हेवियर देन कैथोड रे, इज इट ट्रू। मास जो है एनोड रे का ज्यादा होता है कैथोड रे से। हाँ। ऑफ कोर्स रहेगा, मास सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन का ही। एनोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड। एनोड रेज क्या, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अच्छा, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ ट्रू स्टेट है। ट्रू 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 ट्रू। ये क्वेश्चन देखो, द ई बाई एम रेशियो इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होता है, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी। ई बाई एम रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, नेचर ऑफ एनोड मटेरियल। ये एनोड के बारे में बोल रहा है। डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ना ही एनोड पे, ना ही कैथोड पे, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब पता है ना कि वो
इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा 1.1 फ्रैक्शन फॉर्म में। चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एक तुम्हारा वैल्यू सेम रहेगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस। फिर इसके बीच में तुम्हारा कुलम्ब फोर्स एक्ट करेगा। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेज एक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुलम्ब फोर्स। Q इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ी हो ऑलरेडी। उसके बाद में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी पता है तुमको, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस आर। पॉजिटिव ठीक है, नीचे। पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब ड्यू टू रिपल्सन, नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन। ये सब तुमको पता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ चुकी हो, ये बहुत सिंपल है। तुम्हारा यहाँ पे चार्ज Q है, तो ये इसमें ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा हुआ है तो क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर में वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? Q डॉट V, बोलो, इक्वल्स टू हाफ एम हाँ। वी स्क्वायर। तो V यहाँ से कितना हो जाएगा? 2QV बाई एम का स्क्वायर रूट। क्लियर है? हाँ। ओके। चलो आगे। ये देखो, प्रेडिक्ट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। A body has 3.5 फॉल्स। elect a body फॉल्स। has 1230 electron charge। ट्रू। ये तो ट्रू है। ट्रू। A ट्रू। body has 4.8 10 raised to the power minus 2 3 15 4 करेक्ट है, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। 3 moles अबाउट of electron का मतलब 0.7। कितना है ये बताओ? 2.7 moles कैसे ट्रू हो गया? 2 2.7 moles कैसे करेक्ट हो गया? 2.7 मोल्स। हाँ, हाँ, करेक्ट है। कैसे? नहीं, फॉल्स है। हाँ, तो तुम इसका मतलब तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री भी बराबर नहीं है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब 6.022 10 का पावर 23 होता है। हाँ। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन है कि ये तुम्हारा इंटीजर है? क्या इंटीजर है? हाँ, तो इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कैसे ये फॉल्स होगा? अगर कोई बोले ओ। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो तुम्हारा पॉसिबल है ना, ये कैसे? ये तो पूरा का पूरा इंटीजर है बेटा। 1 मोल, कभी कभी 1 डजन बोलने का मतलब 12, 1 सेंचुरी बोलने का मतलब 100, 1 पेयर मतलब 2, 1 मोल हम्म। बोलने का मतलब वो नंबर है 6.022 10⁻23। स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ी हो तुम? हम्म। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा? क्लियर है। हाँ, तो इस चीज को तुमको ट्राई करना चाहिए था। देखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। कितना होगा वेलोसिटी? तो क्यू ई इक्वल्स टू, क्यू वी इंटू 2/m हाँ, अंडर हाफ रूट। एम वी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, चलो। अच्छा, ये देखो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के बारे में बोल रहा है, ये प्योर फिजिक्स है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है, कोई भी तुम्हारा एक अल्फा पार्टिकल है जो कि यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा एक न्यूक्लियस हो गया, ये एटम है। एक मिनट लाइन पे रहो।
हाँ ठीक है, देखो इधर बेटा। हेलो। हाँ। हाँ, ये देखो, ये जो है तुम्हारा एटम का ये आउटर तुम्हारा शेल हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। दिख रहा है? हम्म। तो अब यहां से क्या होता है कि जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल यहां से, अल्फा पार्टिकल एक वेलोसिटी से आएगा, तो उसको कौन कौन फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर में जो फोर्स लगाएगा, यहाँ पे अंदर में भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है। जब ये आएगा तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं इसके आसपास में रोकेगा, ये एटम के अंदर में तो घुस नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रोकेगा कि भाई रुक जा, क्योंकि दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है कि नहीं? हम्म। तो बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, किस कंडीशन पे वो आकर के रुकेगा? तो स्टार्टिंग में इसके पास में कितना एनर्जी था, वी नॉट स्पीड से फेंका गया है, तो कितना था स्टार्टिंग में इसके पास एनर्जी? हाफ एम नॉट एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो। ओके। उसके बाद में एट पॉइंट बी तक जब पहुंचा, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना रह गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बी पॉइंट तक पहुंचने में? इन्फिनिटी। बी तक जब पहुंचा, दो चार्ज हो गया ना, यहाँ पे मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पे दूसरा है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसके पास में जेड ई इलेक्ट्रॉन है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। मान लो एटॉमिक नंबर 10 है, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। तो अब इसके बीच में कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2/R, और यही तुम्हारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, जहां पे आकर के रुक गया, यहाँ पे आकर के उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया, हाँ कि नहीं? हाँ। हाँ। तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो तुम्हारा इनिशियल एंड फाइनल को इक्वेट कर दो, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो अगर उसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आर नॉट का वैल्यू आ गया कि दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जहां पे ये रुक रहा है। दिस इज योर न्यूक्लियस पार्ट। इस न्यूक्लियस से यहां तक आया, इस डिस्टेंस को आर नॉट बोला। तो दिस विल बी योर क्लोजेस्ट पॉइंट, जहां पे वो रुक गया। तो दिस इज ऑल टोटल फिजिक्स बेटा, ठीक है। हम्म।
बनने के बाद में छोटा सा 20 सेकंड का वीडियो होता है, या तुम पेज बाय पेज तुम पलट के देख सकते हो, ठीक है? पूरा पीडीएफ में जाओ, डाउनलोड करो। ओहो, हैंग हो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। हम्म। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन कर करके, स्टार्टिंग में कितना एनर्जी था, वहां पहुंच करके कितना एनर्जी हो गया, उसको कंपेयर कर अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन। ये तुम्हारा आर नॉट का जो वैल्यू आया, ये इतना सारा आ गया 4k z e² अपॉन m अल्फा v नॉट अल्फा। तो इतना सारा याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये आर नॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड। जेड क्या है, जेड तुम्हारा उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो नेचुरली डिपेंड करेगा ना कि आर नॉट, अगर चार्ज मान लो कि बहुत ज्यादा है, मैं तुमको ऐसा फिजिक्स के हिसाब से बताऊं, यहाँ पे मान लो कि चार्ज हमने दे दिया 100 कूलम और यहाँ से आ रहा है 1 कूलम, तो कहाँ पे ये रोक देगा, ये स्पीड में आएगा तो ये बहुत दूर ही रोक देगा, यहीं पे रोक देगा, है कि नहीं, हम्म। यहीं पॉइंट पे रोक देगा। अगर 1 कूलम के बजाय तुम कर दो यहाँ 10 कूलम, तो क्या होगा, ये थोड़ा और आगे तक आकर के रुकेगा यहाँ पे। तो हाँ। अगर 100 कूलम होने की वजह से ही ना, तो जितना एटॉमिक मान लो कि उसका नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर मतलब उतना चार्ज। तो इसीलिए इसका आर नॉट का डिपेंडेंसी किसके ऊपर में है, जेड के ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी जब ज्यादा है तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम है तो ज्यादा हो जाएगा नेचुरली ना। अगर ये वेलोसिटी मान लो कि कम कर दोगी तो धीरे धीरे जाकर के यहीं पे रुक जाएगा, अगर ज्यादा करोगी तो और आगे तक जाएगा। तो वेलोसिटी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको तुम बना लो आर नॉट प्रोपोर्शनल टू जेड बाई वी नॉट स्क्वायर। इतना सारा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। ये क्लोजेस्ट के लिए एक ऐसा एटम बना लो, ये एटम, ये न्यूक्लियस, और यहाँ से तुम्हारा अल्फा पार्टिकल हो गया, और ये डिस्टेंस तुम्हारा इनफाइनाइट है यहाँ से यहाँ तक का, और मान लो ये आकर के यहाँ पे रुका, ये आकर के यहाँ पे रुका, ये डिस्टेंस जो है इसको बोल रहा है आर नॉट। दिस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल जो है इसको बोलो वी नॉट स्क्वायर से। आगे बढ़े, हाँ। हाँ ये देख लो, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सी डी ए, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, व्हेन अल्फा पार्टिकल का जब वेलोसिटी वी नॉट था, और जो अटैक कर रहा था वो Z1 था, उसका एटॉमिक नंबर, और उस समय CDA जो था R1 था। सेम अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी V नॉट, और दूसरा ले लिया चार्ज 1/2, पार्टिकल, है ना। 1/2 कैसे आया, क्योंकि आर नॉट का रेशियो होता है Z/V0²। V0 से ना Z चेंज है तो R 1/2। वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, अभी वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया 2V नॉट, और एटॉमिक नंबर 1/8। Z/2।
ठीक है, ठीक है, ये सब हो जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ये पता है, पता ये है तुमको? पता है मुझे, पता है। ओके, तो इसमें कुछ चीज तुमको पता नहीं होगा। डिफ्यूज्ड पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज्ड मतलब मतलब, पॉजिटिव आयन इज स्कैटर्ड एवरीवेयर सेम एज इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डिफ्यूज्ड का मतलब ये है कि कोई उसका मतलब एक जगह फोकस्ड नहीं है, और उस आयन का कोई ज्यादा का उस पर इफेक्ट नहीं है। समझ में आया ना? वो आयन जो है वो ज्यादा से, जैसे कोई एक जगह पे सॉलिड है, यहाँ पे आयन तुम बोल दो कि ये एक जो है पॉइंट चार्ज है क्यू, तो ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। दूसरा अगर चार्ज लाओगी, ये अगर ये भी चार्ज है, ये इसको इसके ऊपर में अपना इफेक्ट दिखाएगा। आइदर ये डायरेक्टली इसको रिपेल कर सकता है, या डायरेक्टली इसको अट्रैक्ट कर सकता है ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज होने से उसके पास में पूरा का पूरा सेंटर्ड पार्ट है, वो किसी ना किसी मतलब अपना जो इम्पैक्ट दिखाएगा। लेकिन जब डिफ्यूज्ड का मतलब हम बोलेंगे, डिफ्यूज्ड मतलब उसका पावर जो है पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो गया है, उसके अंदर पावर एक जगह पे फोकस नहीं है। ठीक है, तो डिफ्यूज्ड के हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन आगे आएगा, मैं बताऊं। और इसमें जो ये सब ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला क्या था? उसको बोला गया था कि निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है उसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जगह जगह पे रखे हुए थे। ये थॉमसन थॉमसन का ये थिंकिंग था, और बहुत समय तक लोग इसको मानते आए। फिर उसके बाद में लोगों ने प्रूव करना चालू किया। आगे बढ़ेंगे, तो रदरफोर्ड ने बोला कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट सही है, कि चारों तरफ जो है जो मेटल है या एटम का, वो पूरा का पूरा पार्ट भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं पे हैं। तो इसको जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने ये किया, अल्फा जो पार्टिकल है उसका बीम निकाला, और किस पे? गोल्ड फॉइल का बहुत पतला शीट, गोल्ड फॉइल का बहुत पतला शीट ले लिया, और उसमें से अल्फा पार्टिकल के बीम को कराया। तो अगर हम उस बात को लेते हैं, तो हमको क्या समझ में आना चाहिए था? हमको ये समझ में आना चाहिए था कि चारों तरफ तो तुम्हारे पॉजिटिव आयन से घिरे पड़े हैं, है ना? तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए अल्फा पार्टिकल, यही होना चाहिए था ना। चारों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन का डिफ्यूज्ड पार्ट है, तो एक और पॉजिटिव चार्ज को ला रही हो, तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये हुआ कि जितने भी अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया था, वो सारे के सारे वो एक स्ट्रेट लाइन से उस गोल्ड फॉइल से पार करते हुए सारे के सारे सीधे के सीधे चले गए। बहुत कम, थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और लाखों में एक जो है अल्फा पार्टिकल वापस आया, अपने ही ट्रेस को, अपने ही उसको वापस किया। मतलब जिस रास्ते से गया यहां से, उसी रास्ते से वापस आया। ये लाखों में एक, बाकी मैक्सिमम चले गए। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा एटम है, ये एटम पूरा का पूरा खाली है। पूरा का पूरा क्या है? खाली है। और उसके सेंटर में एकदम पॉइंटेड पार्ट का न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तभी तो उसको वापस किया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया। तो ये पॉइंटेड है, मतलब नहीं के बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा वहीं पे फोकस्ड है। क्लियर है? हाँ। और ये कैसे पता चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल सीधे चला गया? क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ है, जैसे ही वो जाता था तो ग्लो होना चालू हो जाता, तो पता चला कि अच्छा यहाँ पे एक गन मारा, यहाँ पे एक गन मारा, यहाँ पे एक आया, तो वैसे कर करके हमको पता चलते ही रहा। ओके, अब इसमें पोस्टुलेट्स देखो क्या है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स
nearly the total mass of an atom is present in a very small region at the center of atom. The atom's central core is called nucleus. The size of the nucleus is very small. ये जो होता है न्यूक्लियस का साइज फर्मी लेवल का होता है. देखो तुम कैसे याद रखोगी, छोटा क्या है, न्यूक्लियस या एटम? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है फर्मी, फर्मी छोटा होता है, और एटम का साइज एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है. ए फॉर एटम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम मतलब नियर अराउंड 10 का पावर -10, और ये 10 का पावर -15 अप्रोक्सीमेटली. Most of the space outside of the nucleus is empty. The electron equal in the number of the net nuclear positive charge revolve around the nucleus with fast speed in various circular orbits. क्या बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने के लिए. द इलेक्ट्रॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन हैं, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए. और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं, वो बाहर में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ठीक है, हाँ या ना? ओके. और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तुम्हारा बैलेंस कर रहा है कूलम्ब फोर्स को. क्या बताया, ये तुम्हारा प्लस चार्ज है और इसके बाहर में ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि रिवॉल्व हो रहा है. ऐसे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिवॉल्व हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, प्लस और माइनस के बीच में ये तुम्हारा कूलम्ब फोर्स इधर लगेगा, और इधर की तरफ चूंकि स्पीड में है तो इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r. और अंदर की तरफ क्या लगेगा, kq/r². समझ में आया? हाँ. ओके. अब ये देखो क्वेश्चन. द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट इफ, बोल रहा है कि इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन. अगर थॉमसन का मॉडल सही हम माने तो जो रदरफोर्ड का गोल्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या होना चाहिए था. पहला, ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन द स्पीड. सही है कि गलत है? गलत है ना? क्यों? क्योंकि सारे के सारे उन्होंने क्या बोला थॉमसन ने कि चारों तरफ जो है पॉजिटिव पार्ट से वो पॉजिटिव पार्ट का डिफ्यूज्ड पॉजिटिव पार्ट है, मतलब स्कैटर्ड है पूरा पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, तो स्पीड तो रेडियस होगा ही. तो ये सही है. अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एन एंगल. अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड, अगर थॉमसन मॉडल है तो उसके हिसाब से ये वाइड रेंज में डिफ्लेक्शन कैसे होता. ये वाला, इसी के बारे में मैं तुमसे बोलना चाह रहा था. ये वाला पार्ट, ये इसके बारे में तुम्हारा क्या आंसर है. इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो तुमने अल्फा पार्टिकल भेजा, ये तुम्हारा 2 चार्ज हो गया प्लस, ठीक है. अब क्या हो गया, ये जैसे ही आया ये चारों तरफ जो है रदरफोर्ड, ये इसने थॉमसन ने बोला कि चारों तरफ जो है वो प्लस 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 भरे पड़े हुए हैं. ठीक है. हाँ. तो अब इसमें इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल आएगा तो वाइड एंगल से डेविएशन होगा, मतलब जितने अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं तो वाइड एंगल से डेविएशन कैसे होगा. इसमें होगा कि इससे टकराया, क्योंकि ये मतलब लाइट पॉजिटिव चार्ज है, बहुत हाँ, छोटा ठीक है पता है ना. तो इसके लिए वाइड रेंज नहीं, इनके हिसाब से वो नैरो रेंज में डेविएट होगा, इसलिए ये गलत है. वाइड रेंज में होने का मतलब यहाँ पे बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता कहीं पे, उसकी वजह से तुम्हारा
अगर बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ ऐसे ये रहता, रेड से कर देते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे बड़ा बड़ा रहता, तब समझ में आता है कि ये आया ऐसे आया, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो गया, ये आया इधर डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा तो कुछ है नहीं, छोटा है तो बहुत लाइट वो डेविएशन होगा, तो इसलिए ये बी भी गलत है। ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, ये भी नहीं बोला। अल्फा पार्टिकल, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक चट्टान टाइप में होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल passes through gold foil deflected by a small angle and with reduced speed, तो ऑप्शन डी सही है इस केस में। हम्म ऑप्शन सी क्यों नहीं सही है? उन्होंने तो ये नहीं बोला ना कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एक ही जगह पे फिक्स है, और वो जितने भी अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड करेंगे तो सबको वापस रिटर्न करेगा सेम 180 डिग्री से, इसलिए ऑप्शन डी सही है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, कितना होगा, ये फर्मी लेवल में होता है। इसका जो वैल्यू है आर इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला को लिख लो, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर। आर नॉट कैन बी फ्रॉम 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -15, इसको सेंटीमीटर नहीं, इसको उसमें ले लो या फर्मी में ले लो, 1.1 से 1.44 होगा फर्मी में। ये फॉर्मूला लिख लो और ये आर नॉट का वैल्यू लिख लो। ए क्या है, मास नंबर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। हो गया? इसलिए मैंने बोला न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी लेवल में होता है। आगे बढ़े। ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन करो। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू 125, तो आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, और आर नॉट यहाँ पे दे दिया है 1.3 फर्मी, तो कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 125 का क्यूबिक रूट, तो 6.5 फर्मी हो जाएगा। हम्म ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, द ऑसिलेशन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक फील्ड आर electromagnetic radiations. Experimentally the direction of oscillations of electric and magnetic field are perpendicular to each other, ये पढ़ी हो ना। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, और जो वेव का डायरेक्शन होता है, अगर मान लो कि एक्स वाई जेड एक्सिस लेती हो, अगर एक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस में उसका वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये इस तरीके से समझो, इसको हम लोग ऐसा बना देते हैं। ये सारे 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। अगर किसी ठीक को है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बोलती हो, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिखाया तो है, यहाँ पे देखो। ये वेवलेंथ वगैरह तो पता है तुमको। हाँ। ये सारे एक बार देख लो, मिली क्या होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻², माइक्रो 10⁻�6, ये सब पता है। नैनो 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पिको 10⁻⁻12, फर्मी 10⁻⁻15। नहीं पता होगा कोई तो नोट कर लो। हम्म फ्रीक्वेंसी पता है। ऊपर कीजिए।
क्या इसमें कुछ नहीं भी पता था क्या तुमको? फर्मी नहीं पता था। हम्म। फर्मी 10⁻⁻15 होता है। चलो आगे चले। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता है? लेकिन आपने पिछले वाले में 10⁻³ सेंटीमीटर को फर्मी बोला। फर्मी 10⁻⁻15। ओ मीटर, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। डैडी क्या हम लोग क्लास को 11:30 को एंड कर सकते हैं? मुझे आज हाँ थोड़ा हाँ 1:30 को सोना है, थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ, खत्म कर देते हैं अभी। देख लो इसको फटाफट, ये पोर्शन खत्म करते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है? हम्म। वेलोसिटी पता है? हाँ। कभी भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? v=f लैम्डा या न्यू लैम्डा। और हम्म। उसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसका स्पीड यही होता है। ठीक है। और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही स्पीड होता है, और v=f लैम्डा। ठीक है। अगर किसी का मान लो कि हमने बोला कि वेवलेंथ बढ़ गया, तो उसका नेचुरली क्या घट जाएगा? फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, क्योंकि c तुम्हारा कांस्टेंट है। c=f लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो लैम्डा घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटा तो लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना। c मान लो कांस्टेंट, c कांस्टेंट हो गया तो तुम्हारा f और लैम्डा के बीच में वेरी करेगा। एम्पलीट्यूड पता है? हम्म। वेव नंबर तुमको पता पता नहीं है। होगा। पता पता है। है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसी को तुमको याद करने का तरीका क्या है? पता है मुझे। क्लासिक। आपने ये क्ला उसी से लिया, मैं बोल तो रही थी कब से। कहाँ से लिया है? अच्छा नहीं, उसमें भी सेम था, ऐसा ही था। वो एडुनिटी में ना ऐसा ही था, उसमें सेम बोला था। देखो, सेम था एडुनिटी में, सेम टू सेम। हाँ, देखो यहाँ पे क्लासिक गाड़ी एक्सयूवी। एक्सयूवी होता है गाड़ी। इन माई रेंज। क्लासिक से क्या हो गया? कॉस्मिक रेज। गाड़ी क्या हो गया? गामा रे। हम्म। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे, रेडियो वेव। हाँ, तो इन सब का क्या है बेटा? इसका जो है रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, हाँ। और कॉस्मिक रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो इसका उल्टा करो, अगर हम फ्रीक्वेंसी के रूप में बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लासिक कॉस्मिक। हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़े आप। ठीक है। ये एक बार देख लो। ये पता है मुझे, पता है मुझे, पता है। ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, दो टाइप का स्पेक्ट्रम पता होता है मुझे। है। emission मुझे है तो ये सब पता है। ये सारा पता है। डिस्क्रीट, हाँ, कंटिन्यूअस वगैरह। पता है। लाइन स्पेक्ट्रम। और पता है। ओके, चलो ये अच्छे से पढ़ी हो क्या? हाँ पढ़ी हूँ। ओके, देखते हैं कितना आता है पढ़ी हो तो। ठीक है। फास्ट खत्म करेंगे फिर इसमें।
याद आ गया अभी इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सारा। हाँ विजिबल जो लाइट होता है उसमें विजिबल में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का। रेड सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ होता है, इसीलिए कहीं पे भी वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, दूर से ही दिख जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, जब भी ट्रेन का जो सिग्नल होता है वो रेड हम लोग करते हैं, या ट्रैफिक लाइट का भी सिग्नल रेड होता है ताकि दूर से दिख जाए। ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो दूर से ही दिख हाँ जाए। ओके, चलो इसमें बताओ किस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ है। रेडियो वेव्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ लाइट इज दिस मच, द वेव नंबर एसोसिएटेड कैसे निकालोगी। 1/λ। हाँ, तो कैसे निकालोगे 1/λ तुम्हारा, C is equal to न्यू लैम्डा। 1/λ is equal to ये निकाल सकती हो। हाँ ओके, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इसको कल करेंगे, 11:30 हो गया। ठीक है। चलो बाय। ओके बाय। Okay.